चलो भाई, तो बेटा बायोमोलिक्यूल्स शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का मैंने पहला लेक्चर आपको बता दिया था। पहले लेक्चर में हमने किसके बारे में बात करी थी? पहले लेक्चर में हमने बात करी थी कि वहां पर जो अर्थ का और ह्यूमन का कंपोजिशन है उसके बारे में हमने बात करी। ठीक है, एसिड सोल्यूबल पूल क्या होता है, एसिड इनसोल्यूबल पूल क्या होता है, लिपिड एक माइक्रोमोलिक्यूल है, उसके बावजूद कहाँ मिलता है? वो मैक्रोमोलिक्यूल वाले फ्रैक्शन में मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीजें हमने क्या कर ली थी बेटा? वहां पर देख ली थी। आज हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में? बेसिकली अमीनो एसिड्स के और प्रोटीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, हम एक एक करके बायोमोलिक्यूल निपटाएंगे। एनसीईआरटी का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, उन्होंने जानकारी टुकड़ों में दे रखी है, हम एक जगह पर पढ़ेंगे। जैसे आज मैं अमीनो एसिड पढ़ा रहा हूं, कल को मैं पढ़ाऊंगा आपको न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद में लिपिड होगा, उसके बाद में पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट आएगा। समझ में आ रही बात? और एक लेक्चर आपका एंजाइम वाला भी होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम बात करते हैं बेटा। सबसे पहले ये टेबल हम यहां पर जरूर देख लेते हैं कि सेल के अंदर का जो कंपोजिशन है, जो अलग अलग टाइप के हमारे यहां पर सेल के अंदर ही चीजें पाई जाती हैं, वो कितनी होती है वो देखिएगा। तो बॉडी के अंदर किसी भी एक सेल के अंदर सबसे मैक्सिमम क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। उसका परसेंटेज कितना होगा? 70 to 90%। देखो 9.4 टेबल है, मैंने आपको कहा था कि 5-6 टेबल है इस चैप्टर के अंदर। कौन सा नंबर की आ गई है? 4th नंबर की टेबल आ गई। पहले टेबल कौन सी थी हमारी? अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन वाली। दूसरी टेबल कौन सी थी हमारे? आयंस वाली के इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या था हमारा इसके अंदर। या तीसरी टेबल हमारी कौन सी आई थी भैया? प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाली। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर जो हमारा कुछ टेबल था वो था हमारा। और फोर्थ टेबल हमारी क्या हो गई? फोर्थ टेबल बेटा हमारी ये हो गई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या है भैया? वाटर सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा? 70 to 90%। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे क्या है? प्रोटीन। और ये पॉइंट आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है कि प्रोटीन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन अ सेल आफ्टर वाटर। आ रही बात समझ में? पानी के बाद में जो आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है, वो सबसे ज्यादा अबंडेंट पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है बेटा? आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि कितना होगा? 5 से 7% होगा। न्यूक्लिक एसिड के बाद में कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% और आयंस बाकी के कितने होंगे? 1%। तो ये टेबल भी आपने क्या रखनी है भाई? ये टेबल भी आपने ध्यान रखनी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो ये टेबल रह गई थी। अब हम बात करते हैं भाई अमीनो एसिड के और प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? अमीनो एसिड के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीनो एसिड। सर, प्रोटीन और अमीनो एसिड इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? प्रोटीन हो गई एक दीवार। क्या हो गई? एक दीवार। और उस दीवार को बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंट है। तो उस ईंट का नाम क्या हो गया? हमारा अमीनो एसिड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अमीनो एसिड कई सारी यूनिट पॉलीमर आपस में जुड़ करके पॉलीमराइज होकर के क्या बना लेती हैं भाई? प्रोटीन की फॉर्मेशन कर लेती हैं। आपको क्या रखना है? ध्यान करना है। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ रहे? बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री तो यहां पर आएगी आएगी। तो बाकी ज्यादा डीप केमिस्ट्री तो हम केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। यहां पर सुपरफिशियल केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड होता है हमारा सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या होता है बच्चों? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अरे सर, ये क्या वाला है? अच्छा बताओ, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होगा। हाँ या ना? कॉमन सेंस की बात है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। तो कार्बन से कितने वैलेंसी है हाइड्रोजन के? 4 हाइड्रोजन जुड़ी हुई। अरे जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही? तो एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ दिया मैंने? COH। एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ दिया मैंने? NH2। आई बात समझ में? एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर का क्या कर दिया? ऊपर का नीचे कोई से भी एक क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। वो चेंज नहीं होगा। ये आपका क्या है? ये आपका वेरिएबल है। इसकी जगह पर क्या लिख दूं मैं? R यहां पर क्या होगा? R यहां पर कोई भी नहीं भाई, CH3 नहीं है, ये कोई भी वेरिएबल ग्रुप पॉसिबल है। आ रही बात समझ? तो ये आपका क्या है? ये आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। बना कैसे? मीथेन से तो बनाया मैंने। मीथेन में से सॉरी 3 हाइड्रोजन क्या कर दिए थे? रिप्लेस कर दिए थे। मीथेन में से क्या कर दिए थे? 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह कुछ और ग्रुप लगाया। नाम कैसे पड़ा? NH2 ग्रुप ही कौन सा है? अमीनो। ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों को मिलाकर क्या बन गया? अमीनो एसिड। यानी कि बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। और याद करो केमिस्ट्री में क्या बताया था? ऐसा कंपाउंड जो बेसिक और एसिडिक दोनों की तरह से एक्ट कर सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक बोलेंगे। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटा? ये आपके एम्फोटेरिक भी होते हैं, याद रखिएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? है भाई?
कोई परेशानी, कोई शंका? चलिए, तो ये लिखा हुआ है हमारा क्या है, अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होगा, एम्फोटेरिक होगा। ऑल अमीनो एसिड आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। इंपॉर्टेंट लाइन, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि कार्बन के 4 वैलेंसी है, चारों के चारों अलग अलग ग्रुप से होंगे, लेकिन छोड़ करके सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड को, जिसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या नाम होता है भैया? ग्लाइसिन। मेरी बात यहां सुनिएगा, ठीक है। ये वही है कि आपका मीथेन हो गया, मीथेन में क्या हो गया, ये NH2 ग्रुप लग गया, COH लग गया, ऊपर R आपका वेरिएबल है, नीचे हाइड्रोजन क्या हो गया, ये होगा। अब ध्यान सुनिएगा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा, नोट सुनिएगा मेरी बात, फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2 और COH है, मेन तो COH ही हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा केमिस्ट्री के अंदर, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे भाई? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास में जितनी भी हाइड्रोजन होंगी, उन हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। पहले तो बात ध्यान सुनिएगा, तो यहां पर क्या है, अल्फा कार्बन है। कितनी अल्फा हाइड्रोजन दिखाई पड़ रही तुम्हें? यहां पर एक दिखाई पड़ रही। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला कि NH2 ये एक कार्बन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये क्या होगा सी। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर? दो। 4 मत बोल दियो, ये हाइड्रोजन के जी 2 है। ये हाइड्रोजन किससे जुड़ रही? नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है। ऑर्गेनिक में आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा मैं। तो ये क्या है आपका? तो अल्फा कार्बन है। अब ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास क्या है, अल्फा कार्बन वाला जो अमीनो एसिड है, उन अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे, याद रखिएगा। तो यहां पर हम सभी अमीनो एसिड नहीं पढ़ने वाले, अल्फा अमीनो एसिड के बारे में केवल यहां पर क्या करेंगे भाई? बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक लाइन यहां पर लिखी हुई है कि जितने भी सभी अमीनो एसिड है वो क्या है? एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब कार्बन पे चारों ग्रुप अलग 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 हुए। देखिएगा, ये क्या है हमारा? COH, ये क्या है हमारा? NH2, ये क्या हो गया हमारा? CH3, और ये क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन। क्या चारों ग्रुप अलग अलग हुए कि नहीं हुए? तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। लेकिन ग्लाइसिन इकलौता ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें चौथी वैलेंसी भी किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से पूरी होगी। तो सिमेट्रिसिटी तो आ गई ना, सारी बात समझ में। तो ये क्या है, यहां पर ये 2 हाइड्रोजन ग्रुप होने की वजह से सिमेट्रिक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ऑल एसिमेट्रिकल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ग्लाइसिन को छोड़ करके। ना तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ना ही क्या होगा भैया, वो एसिमेट्रिकल होगा। थोड़ी बहुत सिमेट्री उसके अंदर क्या होगी, हमें देखने मिल सकती है। समझ में आ रही बात? अब कुछ स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी के गिवन है, वो क्या रखना है, ध्यान रखिएगा। देखो, ये क्या है? कार्बन, इधर क्या हो गया? COOH, इधर क्या आ गया हमारा? हाइड्रोजन, सॉरी NH2, और आगे क्या? नीचे क्या है? हाइड्रोजन। ऊपर R वेरिएबल ग्रुप है। अगर वो R तुम्हारा क्या है? खाली हाइड्रोजन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन बोलेंगे। सबसे सिंपलेस्ट है। अगर उस हाइड्रोजन की जगह पर मैं क्या लगा देता हूं? CH3, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलानिन बोलेंगे। और अगर CH3 की जगह हाइड्रोक्सिल मिथाइल लगा देते हैं, CH2OH, उसे हम क्या बोलेंगे? सेरीन बोलेंगे। तो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी के अंदर है, ध्यान से देखिएगा। सारी चीजें सेम है। ये रहा COH, NH2 हाइड्रोजन सब सेम है। इतनी चीजें क्या है? सेम है। फोर्थ वैलेंसी यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन, CH3 है तो एलानाइन, सेरीन है तो CH2OH। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? R लिखा था, जो कि हमारा वेरिएबल ग्रुप निकल के आता है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चलिए, अब जितने भी सारे ग्लाइसिन होते हैं, ग्लाइसिन को छोड़ करके जितने भी अमीनो एसिड है, उसकी क्या होती है? 2 एनेंटियोमर होते हैं। एनेंटियोमर मिरर इमेज होती है एक दूसरे की, जिनको हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करके नहीं रख सकते। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? देखिएगा, ये मेरा हाथ है, ठीक है? ये क्या है? ये मेरा मिरर है क्या भाई? यहाँ पे कहीं को नहीं, यहाँ पे कोई मिरर नहीं। ये क्या है? ये मेरा हाथ है। आ रही बात समझ में? ये हाथ को जब मैं मिरर के सामने ऐसे रखूंगा, नहीं दिख रहा होगा? दिख तो नहीं रहा होगा? नहीं दिख रहा होगा। ये हाथ है, जब मैं मिरर के सामने इसे ऐसा रखूंगा, तो मिरर के सामने ऐसी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? जो इस साइड का अंगूठा है मिरर में, इसी सेम साइड ऐसे आएगा। और जब मैं इस इमेज को इसके ऊपर रखने वाला हूं, जब मैं, ध्यान सुनिएगा, ये मेरा हाथ है, ये क्या है? मेरा हाथ है, ये मेरा मिरर है। तो मैंने जब हाथ को मिरर के अंदर रखा, तो ऐसी ही इमेज बनेगी बिल्कुल जैसी है। तो ऐसे सुपर इंपोज नहीं करना। अब इस इमेज को मैंने क्या कर दी? इसके ऊपर रख दी। क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो गए क्या? नहीं। कहां हुए भाई? नहीं हुए। ये अंगूठे बाहर निकले। सुपर इंपोज ऐसे होगा, लेकिन ऐसे होता है। तो ऐसी इमेजेस मिरर इमेज हो और एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो सकती, उसे हम क्या बोलेंगे? एनेंटियोमर बोलेंगे। क्योंकि ग्लाइसिन के 2 वैलेंसी कार्बन की सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? तो वहां पर पॉसिबिलिटी है। अब देखेगा, एग्जांपल देखेगा। एग्जांपल क्या? ये देखेगा, ये मेरे पास में क्या है? C कार्बन, COH। अबे कोई दिक्कत वाली बात? इधर क्या हो गया मेरा? NH2। इधर क्या है? हाइड्रोजन। ऊपर क्या ले लिया मैंने? R ले लिया। अगर मैं बीच में शीशा रख दूं, ध्यान से देखिएगा, तो शीशे में आगे मुझे क्या दिखाई पड़ेगा? COH, हाँ है ना? ये तो दिखाई पड़ेगा। नहीं समझ रहे भाई? जब मैंने ऐसा हाथ रखा तो अंगूठा दिखाई पड़ा ना, तो शीशे में क्या दिखाई पड़ा? COH। COH से क्या जुड़ रहा? कार्बन। ऊपर क्या है? R। नीचे क्या हो गया हमारा? NH2। और इधर भी क्या आ गया हमारा? हाइड्रोजन। तो ये एक दूसरे की क्या हो गई? मिरर इमेज हो गई।
आ रही बात समझ? अगर मैं इस इमेज को, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस इमेज को उठाकर यहां पर रख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रख रहा हूं, तो वो इमेज कैसी होनी चाहिए, नॉन सुपर इंपोजिबल होनी चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एनेंटियोमर बोलेंगे। लेकिन ग्लाइसिन में सर ऊपर भी हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है, रख रहे कि नहीं रख रहे? आ रही बात समझ? तो ये क्या है, यहां पर भी क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, यहां पर भी हमारा क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन है। तो अगर हम टेक्निकली देखें, ध्यान सुनिएगा, अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली तो ये जो इमेज अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखने वाला हूं तो होगी तो ये भी नॉन सुपर इंपोजिबल, लेकिन यहां पर हमारा कायरल कार्बन नहीं होगा। अब ये कायरल कार्बन क्या है, कहानी हमारी किसकी है, ऑर्गेनिक के अंदर की है, तो हम वहां पर समझेंगे। अभी फंडा आप इतना याद रखिएगा कि ग्लाइसिन को छोड़ करके जितने भी अमीनो एसिड है सबके पास में क्या होंगे, हमारे 2 एनेंटियोमर होते हैं। आ रही बात समझ में? अब अगर COH ग्रुप तुम्हारा राइट साइड पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी अमीनो एसिड। अगर लेफ्ट साइड पर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल अमीनो एसिड। समझ में आ रही बात आपको? तो जितने भी हमारे सारे के सारे आइसोमर बनने वाले हैं, जितने भी हम प्रोटीन बनाने वाले होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे एल अमीनो एसिड होते हैं। डी अमीनो एसिड कहां देखने मिलेंगे, बैक्टीरिया और जो हमारी एंटीबॉडी होती है उसको बनाने में इन्वॉल्व होंगे। एल अमीनो एसिड हमें कहां देखने मिलेंगे, यूकैरियोट्स के अंदर देखने मिलते हैं। और अमीनो एसिड के कौन सा आइसोमर, एल आइसोमर ही हमेशा प्रोटीन को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। बेटा ये चीज आपने क्या रखनी है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये देखिएगा, एल वाला हो गया लेफ्ट का और डी वाला क्या हो गया, हमारा राइट साइड का। समझ में आ रही भैया बात आपके? अब कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। किसके बारे में बात करें भैया हम, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला अमीनो एसिड आता है हमारा एसिडिक। ध्यान से सुनिएगा, अमीनो एसिड के अगर मैं सिंपल बताऊं तो उसमें एक NH2 ग्रुप होगा, एक COH होगा, यानी एक एसिडिक होगा, एक बेसिक होगा। अगर एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप बराबर होंगे तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, बेसिक कम है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, एसिडिक होगा। बेसिक ज्यादा है, एसिडिक कम है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, बेसिक होगा। अब मैंने क्या बोला कि मॉलिक्यूल मेरा कैसा है जी, एसिडिक है। एसिडिक होने का मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा है और NH2 यहां पर क्या है, कम है, यानी 1:1 का रेशियो नहीं है। इसके 2 एग्जांपल आपने याद रखने हैं, एक है ग्लूटामिक एसिड और दूसरा हो गया एस्पार्टिक एसिड। कासिम वापस आ जा, जहां कहीं ख्यालों में हो गया वापस आ जा, ठीक है। एक क्या हो गया भैया हमारा ग्लूटामिक एसिड और दूसरा क्या होगा हमारा एस्पार्टिक एसिड। दूसरा है हमारा बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक बोले तो जिसमें NH2 ग्रुप ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे COH उसके मुकाबले में। तो इसमें आपको याद रखना अंजलि, क्या याद रखना, अंजलि। अंजलि बोले तो आर्जिनिन एंड लाइसिन। समझ में आ रही बात? न्यूट्रल जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर किसके बराबर हो, NH2, यानी एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक ही क्या है, NH2 है। इसमें याद रखिएगा आपको गेविल, डेविल तो याद होगा ना, डेविल, तो डेविल की जगह क्या बोल देंगे, गेविल बोल देंगे। G4 ग्लाइसिन, A4 एलिनिन, L4 वेलिन, I4 आइसोल्यूसिन और L4 क्या हो गया, ल्यूसिन हो गया। समझ में आ रही बात? तो ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, तो ये बेटा आपने क्या रखना है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग होती है, जैसे कि टायरोसिन हुआ, फिनाइल एलिनिन हुआ और ट्रिप्टोफैन, तो ये तीनों आपको क्या रखना है, याद रखने हैं। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में जिसमें एरोमेटिक रिंग होगी लेकिन बेंजीन के अलावा, बेंजीन रिंग के अलावा, कार्बन के अलावा उस रिंग के अंदर क्या मिलेंगे, अदर एटम लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन भी हमें देखने मिलते हैं। तो उसका एग्जांपल हो गया प्रोलीन और हिस्टाडीन हो गया। एल्कोहलिक ग्रुप है जिसके अंदर OH ग्रुप लगा हुआ है, वो क्या हो गया आपका, सेरिन हो गया और थ्रियोनिन हो गया। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो गया जिसे हम क्या बोलेंगे, मिथियोनिन और सिस्टीन हो गया। समझ में आ रही बात? अबे कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये आपको 2-4 बार निगाहों को मार लो तो ये आपको क्या रहना चाहिए, जहन में आना चाहिए, ठीक है। सेकंड हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन बॉडी। भाई अमीनो एसिड कहां बनेगा, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होगा। कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात? कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे लेकिन चाहिए तो हमें। जब बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे तो कहां से लेने पड़ेंगे, बाहर से लेने पड़ेंगे। तो ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड बोलेंगे। समझ में आ रही बात आपको? भाई एग्जांपल मैं आपको छोटा सा देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर में खाना बन रहा, ध्यान से सुनना, घर में खाना बन रहा, डेली आपको खाना मिला, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके घर में चिकन तंदूरी भी बनती है क्या? सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या आपके घर में चिकन, देख चिकन तंदूरी सुनते इसके मुंह में पानी आ गया, वो ऐसा कर रहा है बैठा हुआ। क्या आपके घर में चिकन तंदूरी बनता है क्या? तंदूरी बनेगा नहीं। अब आपके घर में आप क्या खा रहे, खाना तो खा रहे, लेकिन तंदूरी के लिए अब आपको मैंने कहा कि भैया आज आपके पास में चॉइस है कि आपके घर में बन रहे दाल चावल वो खाना पसंद करोगे या चिकन तंदूरी खाना प्रीफर करोगे, तो कौन से की डिमांड रखोगे भाई? चिकन तंदूरी की डिमांड। यानी आपके लिए मौजूद भले, आपके लिए एसेंशियल क्या है, वो जो आपके पास नहीं है, जो आपके घर में नहीं बन रहा, जो कहां मिल रहा है तुम्हें, बाहर मिल रहा, वो आपके लिए क्या है, एसेंशियल है।
तो वो अमीनो एसिड जो मेरे घर में नहीं बनता, कहां से मिलेगा? छोटू की दुकान में से, मतलब बाहर से मिलेगा जाकर के। समझ में आ रही बात? वो मेरे लिए क्या हो गया? इसेंशियल। तो ऐसा अमीनो एसिड जो मेरी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, स्टिल उसकी हमें जरूरत है और हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इसेंशियल अमीनो एसिड बोलेंगे। समझ में आ रही बात? सेकंड, नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब है घर में तुम क्या खा रहे? दाल चावल। क्या बाहर भी जाके दाल चावल खाओगे भाई? नहीं खाने के ना। तो क्या हो गया? वो आपके घर में अवेलेबल है, दैट्स व्हाई आप बाहर जाकर के उसको आप नहीं कंज्यूम करोगे। तो ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बोलेंगे। तो टोटल कितने अमीनो एसिड है यहां पर? 20 अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसिस में क्या करेंगे बेटा? हेल्प करेंगे। वैसे अमीनो एसिड सैकड़ों टाइप के हैं। लिटरेचर बोलता है, कहीं बोलते हैं 300, कोई बोलता है 500, कोई 700 तक का भी नंबर लिटरेचर के अंदर, बुक्स के अंदर काफी जगह पर आर्टिकल में ऐड हो चुका है। लेकिन एग्जैक्ट नंबर तो अभी किसी ने बिल्कुल फ्रेम नहीं किया कि एग्जैक्ट इतने अमीनो एसिड के 573 या 71 इस तरह के। तो लगभग ऑलमोस्ट इसी तरह से, जैसे 2017-18 तक 300 अमीनो एसिड का डाटा यूज हो रहा था कि 300 अमीनो एसिड करीब। सभी अमीनो एसिड से हम प्रोटीन नहीं बना सकते। जैसे खाने के तो बहुत सारे आइटम है, लेकिन सभी खाना आप नहीं खा सकते। समझ में आ रही बात? कई खाने ऐसे हैं जिन्हें आप खाना भी पसंद नहीं करते, मजबूरी में भी नहीं खाते। समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो ऐसे कुल कितने अमीनो एसिड है? 20 अमीनो एसिड है। उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इसेंशियल और एक क्या हो गया हमारा? नॉन इसेंशियल। इसेंशियल कौन? जो बॉडी में बन रहे हैं, नहीं बन रहे? जो बॉडी में नहीं बन रहे। और नॉन इसेंशियल क्या हो गए? जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं। बोलो भाई, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात? चलिए, अब ये है हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं हो रहे। कहां पर? बॉडी के अंदर, डाइट के थ्रू लेने पड़ेंगे। नाम क्या है? वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। दोबारा बोलेंगे, वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। अब इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, और ट्रिक क्या है भैया? हमारा वीआईपी हॉल में टीटी आया, टीटी टिकट चेक करने वाला, वो कहां पहुंच गया? वो वीआईपी हॉल में। V4 वैली। देखिएगा, ये क्या है हमारा? V, ये क्या है? IPHALL में T, और ये क्या हो गया? T। तो वीआईपी हॉल में टीटी। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये क्या? अच्छा, एक चीज और नोट करनी है इसमें, वो क्या है? वो है कि आर्जिनिन के बारे में बात हो रही। कहां गया? आर्जिनिन और हिस्टिडीन कहां है? ये दोनों एक जगह पर ही है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से भी जाना जाएगा। अब सवाल है ऐसा क्यों? लिखा हुआ है, देखिएगा कि हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन क्या होते हैं? सेमी इसेंशियल। सेमी का मतलब क्या है? कि ये आपके घर में बन तो रहे, लेकिन बहुत कम अमाउंट में बन रहे। समझ रहे बात को? फॉर एग्जाम्पल, पकौड़ी कभी कभी बन रही भाई, हो गई कोई आगे पकौड़ी, लेकिन रोज तो नहीं बन रही ना, कभी कभी बन रही। समझ में आ रही? आपके बॉडी में सिंथेसाइज तो हो रहे, लेकिन इतना कम अमाउंट में सिंथेसाइज होते हैं कि वो आपके लिए रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होते, इसलिए आपको क्या खाना पड़ता है? बाहर से लेकर के पूरे करने पड़ेंगे। सेम कहानी क्या है यहां पर है कि हिस्टिडीन और आर्जिन बॉडी में बन तो रहे, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रहे, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड के लिए बोला जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है? जो बॉडी में सिंथेसाइज होंगे और बाहर से डाइट के थ्रू लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत वाली बात? एग्जांपल, एलेनिन, एस्पैरेजिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, और ये आ गया आपका ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलिन और सीरीन। सर, इनको याद करने की कोई ट्रिक बता दो भाई। 20 में से 10 तो तुमने याद कर लिए। अब उन 10 को छोड़ करके अब जो भी नाम तुम्हारे बाकी के 10 का बचा हुआ मिलेगा, वो कहां है? नॉन एसेंशियल में। हमेशा सारी चीजों की ट्रिक ना बनाओ। एक 10 तो याद हो गए ना तुम्हारे? वीआईपी हॉल में टीटी, 10 अमीनो एसिड तो वहां हो गए ना। उन 10 में जो फिट नहीं बैठ रहा, वो किस में फिट बैठेगा? नॉन एसेंशियल में बैठेगा। ध्यान रखिएगा बस। अरे आ रही समझ में बात? क्लियर है? अच्छा, ये नॉन इसेंशियल कौन किसके थ्रू लिए जाएंगे? डाइट के थ्रू। अब सवाल आता है प्लांट के केस में, सर प्लांट को तो हमने देखा है, प्लांट तो चल फिर के दौड़ के खाना भी नहीं खा सकते। प्लांट तो ये भी नहीं कह सकता कि मम्मी आज मैं खाना नहीं खा रहा, मैं तो जाके बाहर खाऊंगा, तुमने पता नहीं क्या धनिया पुदीना बना दिया। नहीं ना, उसे तो अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। एक जगह पर टिका हुआ है, उसे तो बाहर से डाइट भी नहीं मिलती, वो तो फूड अपना खुद बनाएगा, अपने आप भी देगा, और इस बायोस्फीयर का भी क्या करेगा? फूड बनाने का काम करेगा। नहीं आ रही समझ में बात? अरे आ रही है ना? ठीक है। तो प्लांट को कितने अमीनो एसिड होंगे? प्लांट के लिए सारे के सारे अमीनो एसिड क्या है? नॉन एसेंशियल है। याद रखिएगा, सभी के सभी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? याद रखिएगा। उसके बाद में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम बात करेंगे अलग अलग मीडियम में। सर मीडियम हमारे 3 तरह का है, या तो एसिडिक हो सकता है, या बेसिक हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है। एसिडिक का मतलब कैसा हो गया? एसिडिक का मतलब हो गया पीएच कितना है उसका?
7 से कम, 7 से कम है। बेसिक का मतलब क्या है, पीएच कितना, 7 से ज्यादा, और न्यूट्रल कितना हो गया, पीएच कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। आ रही बात समझ? अभी ध्यान से देखिएगा, तो अमीनो एसिड जो है वो अलग अलग पीएच में अलग अलग तरह से एक्ट करेगा। एसिड क्या, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास में क्या है, अमीनो एसिड है, CCOOH, इधर क्या हो गया मेरा NH2, ठीक है भैया, इधर क्या है हाइड्रोजन, और इधर क्या ले लिया मैंने R। मैंने इस अमीनो एसिड को कहां डाला, एसिडिक मीडियम में। इधर नोट करो, एसिडिक से मुझे क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन कहां जाकर अटैक करेगा इसमें, वो वहां जाकर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, यानी नाइट्रोजन के ऊपर क्या होती है भाई, लोन पेयर होती है। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन समझ लो। अब ये H पॉजिटिव जैसे ही इस पर जाकर अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन के साथ में पहले कितना हाइड्रोजन थे, 2, अब एक और जुड़ गया, कितना हो गए, 3, इसीलिए क्या जुड़ा, ये NH3 पॉजिटिव बन गया। यानी कि एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड हमारा कैसे बिहेव कर रहा, कैटायनिक की तरह से बिहेव कर रहा। देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा। अब हमने मीडियम क्या रखा सर, इस बार हमने मीडियम रख दिया OH-, तो OH- को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। वो हाइड्रोजन वो कहां से ले लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्या बना, पानी निकल के बाहर आ गया, इस CO के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो ये अमीनो एसिड इस बार हमारा कैसा हो गया, एनायनिक हो गया। एनायनिक का मतलब क्या है, बेसिक मीडियम में क्या हो गया, ये एनायनिक हो गया। अब हम बात करें न्यूट्रल, किसकी बात करें भैया, हम न्यूट्रल की बात करें। तो न्यूट्रल में तो H पॉजिटिव भी है और OH भी है। तो न्यूट्रल में H पॉजिटिव तो इस पर अटैक कर देगा, NH3 पॉजिटिव बना देगा। OH नेगेटिव यहां से क्या निकाल लेगा, आपके वो वाटर का मॉलिक्यूल निकाल के अपना काम कर जाएगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि न्यूट्रल में इसी का हाइड्रोजन किस पर अटैक कर देता है, इस पर अटैक कर देता है। तो कुल मिला के कि न्यूट्रल जो pH 7 है उस पर आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो टेक्निकली डाइपोल तो यहां जनरेट हो गया। आपको पता लग गया पॉजिटिव सिरा कौन सा है, नेगेटिव सिरा कौन सा है, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन वो फिर भी इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और ऐसे पीएच को, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और वो आयन जिसमें पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, उसे हम क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। तो ज्विटर आयन आपका ये रहा। ज्विटर आयन कब मिलेगा आपको, एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब कितना पीएच है भाई, पीएच आपका 7 होगा। अमीनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, डाइपोल भले यहां पर मौजूद हो, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये क्या थी भैया हमारी, ये थी हमारी अमीनो एसिड की कहानी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन किससे बनता है भाई, अमीनो एसिड से बना। कौन सा आइसोमर यूज होगा अमीनो एसिड का, एल आइसोमर, याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात। सारे के सारे अमीनो एसिड कैसे होंगे, अल्फा अमीनो एसिड, जो प्रोटीन बनाने में यूज होंगे। कितना अमीनो एसिड यूज होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें 10 इसेंशियल हैं और 10 क्या है, नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वाले का नाम VIP होल में TT। आ रही बात समझ में, चलिएगा। अब प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन होगा हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो का मतलब क्या है कि कभी भी, यानी ऐसा प्रोटीन आपको देखने ही नहीं मिलेगा कि जिसमें सारे के सारे अमीनो एसिड एक जैसे हैं। ये वाला अमीनो एसिड कोई सा है, दूसरा कोई सा है, तीसरा कोई सा है, तो ये कभी भी होमोपॉलीमर नहीं हो सकता। बताओ प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, प्रोटीन में कौन से एलिमेंट होते हैं बताओ। हाँ, प्रोटीन एक केमिकल कंपोजिशन है ना, तो बताओ प्रोटीन के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, कौन से होंगे, कौन से का मतलब CHONS। आई बात समझ, प्रोटीन में कौन से एलिमेंट होंगे, कौन से एलिमेंट होंगे, कौन से बोले तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कोई भी प्रोटीन ऐसा नहीं है जिसमें सल्फर ना हो, क्योंकि हर प्रोटीन का सबसे पहला जो अमीनो एसिड होगा वो मिथियोनिन होगा। और याद करो भाई, मैंने पीछे क्या लिखवाया कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का एग्जांपल कौन है हमारा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का एग्जांपल हमारा मिथियोनिन होगा। तो हर अमीनो एसिड, कोई भी प्रोटीन ऐसा नहीं है जिसमें सल्फर ना हो, इसीलिए ये भी हमारा इसेंशियल कंपोनेंट, इसेंशियल एलिमेंट वहां पर आता है। कोई कितने हैं भैया, 20 अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे। समझ में आ रही बात, चलिए तो मैं बताता हूं पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कैसे, देखिएगा। सर सबसे पहले मैंने एक अमीनो एसिड लिया, ये क्या है, कार्बन, COOH, कोई दिक्कत वाली बात। ये क्या है, NH2, ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन, और ऊपर क्या हो गया मेरा R ग्रुप, कोई दिक्कत वाली बात है। मैंने एक और यूनिट ले ली, और वो क्या ले ली मैंने, वो ले ली मैंने यहाँ पर H2N। NH2 को मैं ऐसे लिख लू भाई, कोई दिक्कत वाली बात। अब भी तो NH2 ही है। ये कार्बन, ये ऊपर क्या हो गया हमारा R, इधर क्या हो गया COOH, और नीचे क्या ले लिया हाइड्रोजन। तो क्या होगा, इसके यहां से क्या बाहर निकलेगा,
पानी बाहर निकलेगा। जैसे ही पानी बाहर निकलेगा तो ये CO किससे जाके जुड़ जाएगा, NH से। तो ये CO किससे जुड़ गया, NH से जुड़ गया। इधर कार्बन ऊपर R झुका तो इधर भी कार्बन ऊपर R झुका तो इधर क्या हो गया हमारा NH2, नीचे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर क्या हो गया हमारा COH। ये जो CNH बॉन्ड है ना, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे भाई, पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर इसका एक और नाम आता है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, एमाइड बॉन्ड के नाम से जानेंगे। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब एक चीज नोट करो, ऐसे ही कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो सबके साथ में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड आपको एक अमीनो एसिड के अंदर देखने मिलेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अमीनो एसिड का एक और नाम होगा जिसको हम, प्रोटीन का एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात। कोई सी भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो, इधर में हमेशा NH2 ग्रुप फ्री रहेगा और उधर में हमेशा क्या रहेगा, COH ग्रुप फ्री रहेगा। तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन का वो ग्रुप, वो साइड जहां पर नाइट्रोजन NH2 ग्रुप फ्री है, उस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं भैया, एन टर्मिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल। किस साइड पर है, लेफ्ट की साइड पर है। वो उसका जो लास्ट सिरा होगा उस पर COH ग्रुप फ्री होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, C टर्मिनल बोलेंगे, जो कि कहां पर है हमारा, राइट साइड पर है। ये आपने क्या रखना है, याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अब हम बात करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे होंगे सर, 4 तरह के स्ट्रक्चर होंगे। सबसे पहला प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन क्वार्टरनरी। आ रही बात समझ। ये जो लीनियर स्ट्रक्चर अभी मैंने पीछे बनाया ना, बिल्कुल सीधा सीधा, ये क्या है आपका, ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जब बहुत लंबा हो जाएगा तो मोड़ तोड़ तो आने शुरू हो जाएंगे, वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये और ज्यादा कंडेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर। ये ऐसे टर्शरी स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर जब आपस में आकर जुड़ेंगे वो क्या बना लेंगे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात है। देखिएगा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा, प्राइमरी से क्या बना, ये सेकेंडरी बना जब और लंबा होता चला गया। सेकेंडरी और ज्यादा कोई लोग है तो क्या बना है, टर्शरी। एक टर्शरी ये रहा, एक टर्शरी ये रहा, एक से ज्यादा टर्शरी आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, क्वार्टरनरी। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम यहां पर देखने वाले हैं। ये रहा हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही तो दिखाया मैंने आपको। सर ये पॉइंट क्या है, ये तो अमीनो एसिड है, बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। तो अमीनो एसिड आपस में एक लीनियर चेन बना रहे, क्या हो गई हमारी, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखिएगा प्राइमरी अमीनो एसिड में केवल पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, लीनियर होगा, पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड देने का काम करेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का आपको अमीनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताएगा। आंसर है प्राइमरी स्ट्रक्चर। पोजिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब कि अब कौन सा अमीनो एसिड जुड़ रहा, क्योंकि कोई मोड़ तोड़ नहीं है, सीधा चल रहा। तो ये अमीनो एसिड है, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये है, तो सारे अमीनो एसिड आसानी से यहां पर क्या हो जाएंगे, एनालाइज हो जाएंगे। ये क्या होगा हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी आता है बच्चों, आपका दूसरा आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम प्रोटीन की बैकबोन भी बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, प्रोटीन नहीं बोलते इसे, क्या बोलेंगे, प्रोटीन की बैकबोन बोलेंगे। आरी बात समझ, मतलब प्रोटीन तो है टेक्निकली, लेकिन ये प्रोटीन की क्या बनाएगा, बैकबोन बनाएगा। ध्यान सुनिएगा सर, जब कोई लीनियर चेन काफी लंबी हो जाएगी तो उसमें घुमावदार आने स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है भाई। अरे आएंगे नहीं आएंगे, तो वो घुमावदार आपके कैसे होंगे, वो घुमावदार आपके ऐसे होंगे कि या तो वो आपको इस तरह से दिखाई पड़ेंगे घूमते हुए, हाँ या ना, या आपको इस तरह से शीट के फॉर्म में इस तरह से आपको क्या होंगे, दिखाई पड़ेंगे। कोई बात समझ में आ रही बात। तो यहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हमारे दो टाइप के होंगे, एक होगा हमारा हेलिक्स वाला और एक होगा शीट के फॉर्म में। दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा। तो जो हेलिक्स है उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स बोलेंगे, शीट को हम क्या बोलेंगे, बीटा शीट बोलेंगे। लेकिन याद रहे पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा इसमें कौन सा बॉन्ड और मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमें दिखाई पड़ता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के हैं सर, एक तो इंट्रामोलिक्यूलर हो गया, इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, तो वो क्या बनाएगा आपके, वो बनाएगा आपका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें राइट हैंडेड कॉइलिंग मिलेगी। नोट करना, एग्जांपल किरेटिनिन। किरेटिन कहां होता है आपके नेल्स में, हेयर्स में। मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन तो पढ़ लिया आपने, कहां पढ़ा था, मसल्स के अंदर। आई बात समझ में। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो उसमें क्या होंगे, ये आपके हेलिकल प्रोटीन होंगे। उसके अलावा आपका आ गया इंटरमोलिकुलर। इंटर का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में। अब देखिएगा, एक पॉलीपेप्टाइड तो मेरी ये रही, अबे है क्या है भाई, दूसरी पॉलीपेप्टाइड क्या रही, ये रही। तो ये दोनों के दोनों आपस में किससे जुड़ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए। तो ये देखिएगा ऐसे दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा, शीट के समान आपको दिखाई पड़ रहा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बीटा प्लेटेड शीट के नाम से जाना जाएगा। एग्जांपल हो गया सिल्क, जो फाइब्रोइन होता है बेटा, वो इसका क्या होगा, एग्जांपल होगा। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज हैं, मैंने बोला कि यहां पर भी दो पॉलीपेप्टाइड के बीच में होगा। क्वार्टरनरी में भी क्या होंगी, दो। क्वार्टरनरी में और सेकेंडरी में बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं बेटा, क्वार्टरनरी में जो एक से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन होंगे वो आपस में जुड़ते हैं।
समझ में आ रही बात। सेकेंडरी के बीटा प्लेटेड के अंदर जो आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर होंगे एक से ज्यादा, बेसिकली दो की बात कर रही, दो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होंगे बेसिकली उन प्राइमरी स्ट्रक्चर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिलता है। तो ये डिफरेंस है, आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। अरे ठीक है, बोल दो भाई, बोल दिया करो यार, सो रहे क्या। चलिए तीसरा आता है टर्शरी। सर और ज्यादा कॉइलिंग हो गई, और ज्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया, इतना बड़ा हो गया कि अब उसे क्या करना पड़ा, बॉल की तरह से रखना पड़ेगा, वुलन बॉल जैसे ऊन का गोला इस तरह से रखना पड़ा। तो और ज्यादा जब घना हो गया तो बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे, और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो हमारा बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का 3D व्यू देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैकबोन ऑफ द प्रोटीन कौन सा स्ट्रक्चर शो करेगा, आंसर जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हर स्ट्रक्चर से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या देता है, अमीनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन देगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या दे रहा है, बैकबोन ऑफ द प्रोटीन को दे रहा है। टर्शरी स्ट्रक्चर आपके प्रोटीन का 3D व्यू बता रहा है, वो 3 डायमेंशनल व्यू समझाने की कोशिश करा कि क्या है, और वो फूल करके ऊन के गोले के समान स्ट्रक्चर अपना क्या कर लेगा, बना लेगा। जितने भी आपके एंजाइम्स होंगे सभी एंजाइम्स क्या होंगे बेटा, प्रोटीन होंगे। कुछ एंजाइम को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे कि हमारा राइबोजाइम हुआ तो उसको मैं छोड़ दूं, बाकी सबके सब एंजाइम हमारे क्या है, सबके सब एंजाइम हमारे टर्शरी प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे का सारे एंजाइम, हमारी बॉडी के अंदर हजारों तरह के एंजाइम्स मौजूद हैं जो हजारों तरह की केमिकल रिएक्शन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, और ये एंजाइम अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। ये सभी एंजाइम क्या होंगे बेटा, आपके ये प्रोटीन्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जब ये और ज्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाता है तो इनमें कुछ गड्ढे पड़ जाते हैं। समझ में आ रही बात, क्या पड़ जाएंगे, गड्ढे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सर ये क्या है मेरे पास में, ये एक मेरे पास में सिंपल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा मैंने पहले भी पढ़ा दिया आपको, नहीं बताया, अच्छा वो किसी और को पढ़ाया हुआ। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए, अभी लीनियर है ना है। चलिए तो मैं बना रहा हूं इसका, आपने ये मैं क्या बना रहा हूं बताओ, बचपन में बनाया होगा ना आपने, क्या बना रहा हूं मैं, पंखा। गर्मियों में अंदर बनाते थे ना स्कूल के अंदर, है क्या बना था, नहीं नहीं तू कुछ और बोल रहा था, जिहाज। जिहाज का हुआ, हाँ भाई, अच्छा करो हो तेरे को गुद्दीलाल। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, प्राइमरी। अब ये मैंने ऐसे क्या कर दिया, खोल दिया। ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी का कौन सा, बीटा प्लेटेड। टर्शरी का क्या हो गया, कंडेंस हो गया। और लेकिन कंडेंस और ज्यादा जब बढ़ा ना, जब कंडेंस हो, अब कंडेंस होने में इसमें मान लो कुछ गड्ढे पड़ गए तो बॉन्ड भी बढ़ेगा। अब अगर मैं इसे छोड़ दूं तो प्रोटीन की खूबी क्या, अगर मैं इसे छोड़ दूं ऐसे तो ये वापस अपनी शेप को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो यहां पर क्या है, ध्यान सुनिएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, कुछ गड्ढे होंगे, उन गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलेंगे। अब बॉन्ड कौन कौन से होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हुआ होगा, हेलिक्स में गया होगा। और ज्यादा जब घने बॉन्ड हुए, गड्ढा बना, तो उन गड्ढों को स्टेबल करने के लिए एक और बॉन्ड आया जिसका नाम क्या था, डाइसल्फाइड बॉन्ड आया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे हम स्टेबल बॉन्ड के, स्टेबल नहीं स्टेपल, स्टेपलर करने वाला स्टेपल बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा यहां पर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी दिखाई पड़ता है और आयनिक बॉन्ड भी हमें यहां पर देखने मिलेगा। ये आपके टर्शरी स्ट्रक्चर है। और ज्यादा लंबी कोइलिंग हो गई तो और गड्ढे से स्ट्रक्चर से उसने क्या कर दिए, हमारे यहां पर ये उसने बनाने शुरू कर दिए। नहीं यार समझ में बात, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये आपने क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन एक याद रखिएगा, सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा, वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है आपका प्रोटीन के अंदर, नहीं, वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि उस टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगा, याद रखिएगा। दिक्कत है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा आएगा आपका, डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा। अरे एक फिनोमिना आता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। भाई अंडा खाते हो आप लोग, जिम में जाने वाले लोंडे लपाड़े भी वैसे भी अंडा खाते हैं। क्यों खाते हैं सर, अंडे में प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है। अब आपने ध्यान सुना, अब आपने क्या किया, अब आपने वो अंडा फोड़ा और कच्चा खा गए। खा जाते हैं कुछ लोग, तूने भी खाया था कभी कच्चा अंडा, अंडा कुछ लोग फोड़ते हैं कच्चा, क्या करके खा गए। तो वो जो एल्बुमिन था वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब अपना टर्शरी स्ट्रक्चर मेंटेन करता हुआ आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने, अगर आप उसे कच्चा ना खा करके उबाल करके खा रहे, तो जब अंडा आपने बॉईल किया तो वो जो लिक्विड पार्ट था वो रबड़ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब प्रोटीन क्या हो गया, डीनेचर्ड हो गया, खराब हो गया। समझ रहे बात को। अब आप क्या खा रहे, अब आप वो अंडा खा रहे। अब तुम्हारे मन में वही सवाल स्ट्राइक कर रहा कि सर जब खराब हो जाता है तो हम खा क्यों रहे, मन में सवाल आ रहा नहीं आ रहा। दाल के अंदर प्रोटीन है, जब आप उसे हीट करोगे तो उसके प्रोटीन क्या हो गए, डीनेचर्ड हो गए।
आप मीट खा रहे हो, उसे पका के खा रहे हो, उसके प्रोटीन क्या हो गए? डीनेचर्ड हो गए। पनीर चल रहा, पनीर आपने पका दिया, क्या हो गया? उसके प्रोटीन डीनेचर्ड हो गए। अरे सर, जब इनके सभी के डीनेचर्ड हो रहे तो हम खा क्यों रहे? गधो, हम खाने के बाद में मैक्रोमोलिक्यूल डायरेक्ट यूज नहीं करते, पहले उनका क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो डीनेचुरेशन में प्रोटीन का केवल टर्शरी स्ट्रक्चर टूटेगा। नहीं समझ रहे बात? क्या टूटेगा? टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, आयनिक बॉन्ड टूटेगा, उसके अलावा क्या टूट जाएगा आपका? क्या बोलते हैं बेसिकली, ये वंडरवाल बॉन्ड भी टूट जाएगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी टूट जाते हैं। क्या नहीं टूटेगा? पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं टूटता, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो ये कब टूटेंगे? जब वो तुम खराब प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर लोगे, खराब मतलब डीनेचर्ड प्रोटीन, तो आपकी बॉडी उस प्रोटीन को मोनोमर के अंदर, अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगी, वहां से अमीनो एसिड निकालेगी, फिर बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होगी अपने हिसाब से प्रोटीन बना करके नई सिरे से वो अपना क्या कर लेगी? यूज अप कर लेगी। जो तुम एल्बुमिन खा रहे हो वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाके फिट नहीं बैठता, आपकी बॉडी उसे तोड़ेगी, तोड़ के अपना खुद का, अगर आपकी बॉडी में एल्बुमिन की जरूरत पड़ेगी तो वो अपना एल्बुमिन खुद बनाएगी। समझ में आ रही बात आपको? तो ये फर्क होता है। तो डीनेचुरेशन का फंडा याद रखिएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर गेट डिस्ट्रॉयड, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी नहीं, कौन सा? टर्शरी। टर्शरी बोले तो एक्टिव साइट, पैक्टिव साइट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो थी वो खत्म हो गई, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर और पीएच करने पर। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर और पीएच को लेकर के क्या होंगे भैया? सेंसिटिव होंगे। जब हम टेम्परेचर और पीएच इंक्रीज करेंगे तब क्या होंगे? तभी इफेक्ट होंगे। और अगर डिक्रीज कर दिया तब ये डीनेचर्ड नहीं होते, तब ये क्या होते हैं भैया? तभी हमारे बेसिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए लास्ट में आता है क्वाटरनरी। सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का अगर कोई स्टडी करने को मिलेगा वो क्या है आपका? क्वाटरनरी। मैंने आपको बोला कि जब दो टर्शरी प्रोटीन आपस में आकर के एक साथ जुड़ेंगे तो वो आपके क्या बनाएंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को बनाने का। ठीक है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन ना बोल करके मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर लिख सकता हूं टर्शरी प्रोटीन की लिख सकता हूं। ठीक है, एक से ज्यादा जब टर्शरी प्रोटीन आपके यहां पर आकर जुड़ेंगे तो आपका क्या होगा? ये होगा। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर को शो करेगी। दिख रही होंगी, 1 2 3 4 दिख रही। उसमें 2 चेन कैसी हैं? अल्फा, 2 क्या हो गई? बीटा। और जो उसका देखो हीमोग्लोबिन में क्या है? हीम प्लस ग्लोबिन होगा, हाँ है ना? अरे हीमोग्लोबिन में क्या है? हीम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन वाला क्या है? ये आपका प्रोटीन पार्ट है। ये हीम क्या है? जिसमें आयरन प्रेजेंट है, ये आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो प्रोटीन पार्ट कौन सा है आपका? ग्लोबिन। और नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर, वो क्या होगा आपका? हीम या आयरन होता है। बेटा ये भी आपने क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब लास्ट में टेबल आती है सर फंक्शन ऑफ प्रोटीन की, काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन टेबल नंबर 5 है, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो एनसीईआरटी की लास्ट टेबल है। समझ में आ रही बात? तो इस टेबल को हम देखेंगे क्या है। आपने सुना होगा कोलेजन। कोलेजन मैं आपको बता दूं कोलेजन क्या है। कोलेजन आपका जो आपके सेल का जो इंटरसेल्यूलर, सेल के बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस भरा जाता है ना, वो कोलेजन है। आपने देखा होगा जब आप कांच के सामान कैरी करते हैं, बीच में अखबार वगैरह घुसेड़ दिया, थर्मोकोल वगैरह लगा दिया ताकि कांच सेफ रहे। ऐसे ही सेल्स के बीच में जो खाली जगह होती है, सेल्स के बीच के जो मतलब स्पेस होता है, वहां पर क्या भरा जाता है? कोलेजन भरा जाता है। वैसे टेक्निकली कोलेजन जो होता है आपका हेलिकल प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है भाई? हेलिकल प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। और कोलेजन जो होता है आपकी स्किन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा ट्रिप्सिन हो गया, डाइजेशन में डाइजेस्टिव एंजाइम है। इंसुलिन को तो आपने भली बातें सुना होगा, जो ग्लूकोज के रेगुलेशन को मतलब मेंटेन करता है। एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। मैंने आपको बताया भी था कि आपका डी अमीनो एसिड कहां बनाएगा? एंटीबॉडी में इन्वॉल्व होगा। उसके अलावा रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का मतलब क्या है? रिसेप्टर का मतलब है कि सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हमें लेनी है तो वो किसके थ्रू जाएंगे? रिसेप्टर के थ्रू आकर के लग जाती हैं। आ रही बात समझ में? सेंसर के होंगे, सेंस करने का होगा, स्मेल का रिसेप्टर, टेस्ट का, हार्मोन वगैरह का होगा। GLUT4 ये लास्ट एग्जाम में आया हुआ है, आई थिंक 2023-24 में आया हुआ है। ये क्या करता है आपके? ये आपके इनेबल करेगा ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को। मतलब समझिएगा क्या है, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी एक सेल हो गई, हाँ है ना? इस सेल का अपना एक रिसेप्टर होगा, वो रिसेप्टर भी क्या है आपका? प्रोटीन वाला होगा। रिसेप्टर भी किसका बना होगा? प्रोटीन का। ध्यान सुनिएगा, इस सेल पर क्या होगा? इस सेल पर इंसुलिन को अंदर जाना है। बेसिकली बात है इंसुलिन अंदर भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा? सेल के अंदर क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज को क्या करेगा? मेटाबोलाइज करना है, यूज करना पड़ेगा। तो इस इंसुलिन को अंदर भेजने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ेगी दरवाजा खोलने के लिए। वो चाबी क्या है? वो चाबी GLUT4 है। आ रही बात समझ? तो GLUT4 आएगा। जैसे GLUT4 आकर के GLUT4 यहां पर क्या होगा? जुड़ेगा, इस पे इंसुलिन आकर के जुड़ेगा
और अंदर कौन एंट्री करेगा भैया, आपका अंदर आपका इंसुलिन एंट्री करेगा, एंट्री करके वो अपना काम कर लेगा। तो इंसुलिन की एंट्री को फैसिलिटेट कराता है कौन, एक GLUT4 नाम का रिसेप्टर होता है, आ रही बात समझ में, बेसिकली जो कि आपके शुगर के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा, याद रखिएगा। और यहां पर आपका ये प्रोटीन वाला पोर्शन क्या हुआ भाई, पूरा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रोटीन के एक और पार्ट के बारे में जिसका नाम है एंजाइम। एंजाइम पढ़े ना हमने कि प्रोटीन है, तो वो भी कौन सा पार्ट है भाई, वो भी प्रोटीनेशियस पार्ट है। तो कल की क्लास थोड़ी सी लेंथी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन फिर भी हम क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में, हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। समझ में आ रही बात। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। कितनी देर का हुआ?